नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के भोपाल में शुक्रवार को एटीएस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक के तार सीमा पार से आतंकी साजिश रचने वालों के साथ जुड़े हैं। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक लोन वुल्फ अटैक और टारगेट अटैक की तैयारी की जा रही थी। एटीएस की पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से एक ऐसे कथित कट्टरपंथी मॉड्यूल का खुलासा किया है जिसके तार पाकिस्तान, देवबंद, डार्क एप्स, जिहादी साहित्य, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और अफगानिस्तान तक जाते बताए जा रहे हैं। पुराने भोपाल के एक आजी कैंप इलाके से गिरफ्तार 35 वर्षीय मोहम्मद फराज को एजेंसी एक ऐसे इंटरस्टेट नेटवर्क की अहम कड़ी मान रही है जिसे कथित तौर पर लोन वुल्फ हमलों के लिए तैयार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश एटीएस ने सीमा पार से संपर्क रखने वाले एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जिसके तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देवबंद से मिलकर एक नेटवर्क संचालित कर रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों में ये पूरा गैंग शामिल था। इस पूरे मामले में अभी तक कई युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भोपाल का फराज काजी कैंप में रहने वाला मुख्य आरोपी के तौर पर पहचाना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था। निर्देश साफ थे, हथियार खरीदो, तैयार रहो और जरूरत पड़ने पर विदेश जाने के लिए भी तैयार रहो। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क से जुड़े युवाओं को मिलिशियाई ट्रेनिंग के बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी जिहाद के नाम पर लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी थी। जानकारी के अनुसार फराज भोपाल में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करता था। बाहर से सामान्य जिंदगी, लेकिन मोबाइल और ऑनलाइन गतिविधियों में एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं जिनके आधार पर उसकी गहन जांच की जा रही है। एटीएस का दावा है कि वो कथित तौर पर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाने की तैयारी में था। जांच के दौरान एटीएस ने आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान से भेजी गई कथित जिहादी दस्तावेजी पीडीएफ फाइलें बरामद करने का दावा किया है। एजेंसी अब उसके डिजिटल डेटा, चैट, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन संपर्कों और संदिग्ध ग्रुप्स की परतें खोल रही है। मोहम्मद फराज को लेकर एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। गिरफ्तार मोहम्मद फराज मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा था। डार्क एप्स के जरिए संदिग्ध ग्रुप से जुड़े होने का भी शक, व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी ग्रुप से जुड़े होने का खुलासा, सीमा पार बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर युवाओं को जोड़ रहा था। एमपी और देश भर के युवाओं को जोड़ने का काम था। सोशल मीडिया पर गाजा समर्थित आपत्तिजनक पोस्ट मिले। पूछताछ में फराज ने कथित तौर पर बताया कि वो पिछले 5 से 6 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद निवासी नईम अब्दुल्ला के संपर्क में था। एटीएस का दावा है कि नईम ने ही फराज को पाकिस्तानी हैंडलर से जोड़ा। इसके बाद फराज धीरे धीरे इस नेटवर्क में गहराई तक उतरता चला गया। जांच के दौरान देवबंद के एक मदरसे से जुड़े कुछ संपर्कों की जानकारी भी सामने आई है। एजेंसी अब इन संपर्कों की भूमिका की जांच कर रही है। एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि फराज किन किन लोगों के संपर्क में था, क्या कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था और क्या स्थानीय स्तर पर भी उसे मदद मिल रही थी। एटीएस की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नेटवर्क से जुड़े युवाओं को ट्रेन किया जा रहा था। लोन वुल्फ अटैक, टारगेट किलिंग की ट्रेनिंग की तैयारी थी। ऐसे हमलों से दहशत फैलाने की तैयारी थी। युवाओं को पासपोर्ट बनवाने के निर्देश दिए गए थे ताकि सीमा पार जाकर कथित आतंकी ट्रेनिंग दी जा सके। डार्क एप्स के माध्यम से देश से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेजों को सीमा पार बैठे अपने हैंडलरों को भेजता था और उसके बाद बुनियादी तौर पर ये तैयारियां की जाती थी कि देश में कहां पर और कैसे अशांति का वातावरण तैयार करना है और बड़ी वारदातों को अंजाम देना है। शुरुआती पूछताछ में फराज ने कथित तौर पर बताया कि वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए भारत, पाकिस्तान और दूसरे देशों के कई संदिग्ध कट्टरपंथी समूहों से जुड़ा हुआ था। जांच में ये भी सामने आया है कि नईम अब्दुल्ला ने उसे मारे गए पाकिस्तानी आतंकी खालिद सैफुल्लाह का नाम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया था। एटीएस सूत्रों के अनुसार युवाओं को भड़काने के लिए इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कथित प्रशिक्षण वीडियो, जिहादी साहित्य और डिजिटल दस्तावेज साझा किए जा रहे थे। फराज के मोबाइल से बरामद कथित सामग्री को एजेंसी उसके बयानों की पुष्टि करने वाला अहम डिजिटल सबूत मान रही है। इधर एटीएस की कार्रवाई के बाद भोपाल में सीएम मोहन यादव ने पुलिस की पीठ थपथपाई है।
मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परतापूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहूँगा। अब एटीएस और अन्य एजेंसियां इस कथित पैन इंडिया नेटवर्क की पूरी कुंडली खंगाल रही है। फराज के फोन, चैट, सोशल मीडिया अकाउंट, पासपोर्ट, विदेशी संपर्कों, देवबंद लिंक, डार्क एप्स और स्थानीय संपर्कों की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भोपाल से पकड़ा गया फराज सिर्फ एक कट्टरपंथी युवक था या फिर सीमा पार से रिमोट कंट्रोल हो रहे एक बड़े इंटर स्टेट मॉड्यूल का हिस्सा। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में देश के किन किन शहरों से युवा जुड़े थे और क्या कोई बड़ा हमला अंजाम देने की तैयारी जमीन तक पहुंच चुकी थी। फराज फिलहाल 16 जून तक एटीएस से रिमांड पर है। पूछताछ में एजेंसी के सामने 3 बड़े सवाल हैं। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर कौन है, इंटर स्टेट ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं और क्या लोन वुल्फ हमलों की तैयारी सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक थी या उससे आगे भी बढ़ चुकी थी। सीमा पार बैठे हैंडलरों का चेहरा अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं है, ना ही इन आरोपियों के पास है जो इन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और वो उस हैंडलर से लगातार बात करते थे। वो लगातार इनको देश विरोधी सामग्रियां देता था और कैसे इनको फिदाइन बनाने की तरीके थे उनके बारे में बताता था। यही नहीं, तमाम जो युवक हैं वो उनका ब्रेन वॉश कर चुके थे और उसके बाद उनको फिदाइन बनाने की तैयारी थी। ये पूरा मॉडल इंटरनेट की दुनिया पर काम करता था और अलग अलग ऐप्स के माध्यम से जो है एक दूसरे के साथ जानकारियां साझा की जाती थी। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।